नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आज ही के दिन 25 जनवरी 1950 को हमारे निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था और इलेक्शन कमीशन के गठन के उपलक्ष्य में वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष हमारे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज उसी के उपलक्ष्य में मैं वीडियो प्रस्तुत करने आया हूं दोस्तों आपके समक्ष। उससे पहले आज की मोटिवेशन लाइन बोल दूं दोस्तों। क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है और मूढ़ता से भ्रांति। क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है और मूढ़ता से भ्रांति। भ्रांति से बुद्धि का नाश होता है और जब बुद्धि का नाश हो जाता है दोस्तों तो प्राणी का स्वतः विनाश हो जाता है। दोस्तों, इसलिए क्रोध को जहां तक हो सके साइड में करना स्टार्ट करो दोस्तों। अहिंसक बनना आरंभ करो। एक बार और सुन लो दोस्तों। क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है और मूढ़ता से भ्रांति और भ्रांति से दुविधा। भ्रांति से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने पर व्यक्ति का स्वतः विनाश हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों आज का वीडियो आरंभ करता हूं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में और 2011 से इसको आरंभ किया गया दोस्तों। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किया गया है दोस्तों। और राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस है इस प्रकार टॉपिक दोस्तों आपके जो रीट सिलेबस है उसमें जोड़ दिया गया दोस्तों। इसलिए रीट वाले ये नहीं समझे कि उसके ये कोई करंट का मुद्दा है या फिर कोई स्टैटिक जीके का है, ये आपके सिलेबस का मुद्दा है दोस्तों। और इसके ऊपर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। हमारा जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना दोस्तों हमारी संविधान सभा जो 24 जनवरी 1950 को उसकी अंतिम बैठक हुई थी, उसके अगले ही दिन 25 जनवरी 1950 को हमारी जो जो अंतरिम सरकार घोषित की गई थी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा खत्म होने के बाद उसको भारत की पहली अंतरिम सरकार माना गया दोस्तों। अंतरिम सरकार वह होती है जो कि निर्वाचित सरकार बनने से पूर्व देश की जो शासन व्यवस्था होती है, जो देश के कार्यपालक शक्तियां होती है उनका यूज करके उसको अंतरिम सरकार कहा जाता है। और भारत की प्रथम अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री तो आपको विदित होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन दोनों ने मिलकर के 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की घोषणा की दोस्तों। और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के लिए हमारा संविधान में उल्लेख किया गया दोस्तों। हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में यह कहा गया है स्पष्ट कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय असेंबली है, जो पार्लियामेंट है, उसके सदस्यों का निर्वाचन और पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न करवाने के लिए हमारे देश में एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई दोस्तों। वह निर्वाचन आयोग हमारे देश के पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न करवाता है दोस्तों। निष्पक्ष और आवश्यक मतदान करवाता है दोस्तों। इसलिए इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। और इसकी स्थापना के तहत यही 326वां अनुच्छेद भी हमारे संविधान जोड़ा गया था दोस्तों। मूल संविधान में है दोनों अनुच्छेद। इसमें यह कहा गया था कि वयस्क व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार दिया जाता है दोस्तों। वयस्क व्यक्ति को जो मतदान देने का अधिकार दिया जाता है उसके अंतर्गत एक 61वां संविधान संशोधन किया गया दोस्तों 1988 में। और ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में लागू हुआ था दोस्तों। इसमें क्या किया गया था, 81वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा हमारी जो मतदान की आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई दोस्तों। 21 वर्ष थी 1950 से लेकर के 1989 तक, उसको 21 से घटाकर 18 पर ला दिया गया है दोस्तों। इस प्रकार मेरा मानना है कि जो मतदान की आयु है वो 18 वर्ष ही है आज भी, और इसको वयस्क मताधिकार भी इसी को कहा जाता है दोस्तों। 18 वर्ष से ऊपर के भारत के नवयुवकों को या वृद्धों को जो मतदान देने का अधिकार दिया गया है उसे हम राष्ट्रीय मतदाता कहते हैं दोस्तों। उसे हम इसकी जागरूकता के लिए 2011 में पहली बार मतदाता दिवस मनाया गया था दोस्तों। और 2011 के बाद में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। किस प्रकार हमारे निर्वाचन आयोग में सुधार किए गए, किस प्रकार के नारे बनाए गए, इसमें उनके ऊपर भी चर्चा करूं तो दोस्तों इसमें आप पहले इसका निर्वाचन आयोग का आप गठन देख लो दोस्तों। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी दोस्तों। और जब इसकी स्थापना हुई थी उसी वक्त इसमें एक निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था दोस्तों। और उस निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, जबकि प्रधानमंत्री और उसकी सहायता एक सहायक कमेटी जिसमें प्रधानमंत्री और उसकी सहायक कमेटी होगी दोस्तों। पर पीएम के साथ में उसकी कमेटी होगी और उस कमेटी में पीएम होगा दोस्तों। इसके अलावा
अपोजिशन लीडर होगा दोस्तों, जो अपोजिशन लीडर यानी विपक्ष का नेता होगा दोस्तों, अपोजिशन लीडर होगा। इसके अलावा इसमें प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त 2 मंत्री होंगे दोस्तों, 2 मिनिस्टर होंगे, और ये तीनों मिलकर के एक समिति बनाएंगे, और ये समिति जो सिफारिश करेगी उस सिफारिश के अकॉर्डिंग दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त का जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी जो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, जबकि सिफारिश ये करेगी, और इसकी निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा दोस्तों। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति। सिफारिश कौन करेगा? प्रधानमंत्री, और उसकी समिति करेगी सिफारिश, और राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेगा दोस्तों। और इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है दोस्तों। नियुक्ति इसकी निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और इसका जो कार्यकाल है निर्वाचन आयुक्त का, वो कार्यकाल होगा दोस्तों, कार्यकाल 5 वर्ष, कार्यकाल होगा 5 वर्ष और 65 वर्ष दोस्तों। 5 वर्ष और 65 वर्ष होगा दोस्तों। 65 वर्ष भी हो सकता है और 5 वर्ष भी हो सकता है दोस्तों, या फिर 65 वर्ष का होते ही जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयुक्त है उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा दोस्तों। 65 वर्ष की आयु अधिकतम और 5 वर्ष अधिकतम कार्यकाल रह सकता है दोस्तों। और निर्वाचन जो आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता प्लस 2 मिनिस्टर होते हैं दोस्तों। इसमें इन तीनों की समिति की इन चारों लोगों की समिति के द्वारा एक सिफारिश की जाती है कि इस आईएएस ऑफिसर को, जो आईएएस कैडर का ऑफिसर होता है, उसके कहने पर इसकी जो नियुक्ति की जाती है दोस्तों। इस प्रकार मेरा कहना है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयुक्त का निर्वाचन होता है, जिसकी नियुक्ति होती है वो आईएएस कैडर के अधिकारी की होती है, और प्रधानमंत्री उसकी सिफारिश करता है और राष्ट्रपति निर्वाचित करता है दोस्तों, नियुक्ति करता है। और इसको जो हटाने का प्रोसेस है वह महाभियोग की प्रक्रिया होती है दोस्तों, जो अब तक किसी भी निर्वाचन आयुक्त पर नहीं चला है दोस्तों। अब तक किसी भी निर्वाचन आयुक्त पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चली है। बेकायदा संसद के दोनों सदनों में महाभियोग पास करवाया जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, जैसे सीएजी को उठाया जाता है, जैसे और भी लोगों को उठाया जाता है, न्यायाधीशों को उठाया जाता है, लेकिन अब तक ये किसी पर नहीं चला है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ब्यूरोक्रेसी से होता है और अनुभवी व्यक्ति होता है, इसलिए इसमें कुछ नहीं हुआ दोस्तों। इसके अलावा इसमें एक और संशोधन हुआ था दोस्तों, जब उम्र को घटाकर 21 से 18 पर लाए तो मतदाताओं की संख्या बढ़ी दोस्तों, और मतदाताओं की संख्या बढ़ने के कारण 1989 में जो एक निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था 1950 से लेकर 89 तक, उस एक निर्वाचन आयुक्त को 1+2 सदस्यों वाली संस्था बना दिया गया दोस्तों 1989 में। और इसमें फिर बाद में संशोधन किया 1991 इसको वापस से 1 सदस्य कर दिया, लेकिन दोस्तों जो कार्य का भार था वो अत्यधिक हो गया, क्योंकि 18 वर्ष तक के युवाओं को मतदाता बना दिया गया, इसलिए इसका भार बढ़ने और जनसंख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण इसमें 3 व्यक्तियों की जरूरत रही, और फाइनली 1993 में इसमें 3 व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया। एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी और 2 अन्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं दोस्तों। इसमें सारे के सारे आईएएस कैडर के होते हैं, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर एक समिति बैठती है, और इसके अलावा राष्ट्रपति उसका नियुक्ति करते हैं सभी के दोस्तों। इस प्रकार हमारे देश में जो निर्वाचन आयोग है ये 3 सदस्यीय निकाय है दोस्तों, और इसमें 3 सदस्य जो होते हैं वो आईएएस कैडर के होते हैं। इनकी सिफारिश के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनती है, और राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और वर्तमान में भारत का जो निर्वाचन आयोग है बहुसदस्यीय है दोस्तों, 3 सदस्य हैं इसमें। इसके अलावा जो भारत का निर्वाचन आयोग है इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? सभी राज्य की विधानसभाओं, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन 5 निकायों का जो चुनाव होता है वो निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने का काम होता है दोस्तों, और संपन्न कराने का होता है। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं ये भी ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में अटका रहता है दोस्तों। ये ब्यूरोक्रेसी है अपने देश की, वो कहीं न कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण निर्वाचन आयोग हमेशा अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, उनका जो नुमाइंदे होते हैं, जो दबाव समूह होते हैं, उनके द्वारा हमारा जो लोकतंत्र है दोस्तों, इसके ऊपर कहीं न कहीं, हमारे लोकतंत्र के ऊपर कहीं न कहीं धब्बा बना हुआ है दोस्तों, हमारी ब्यूरोक्रेसी पे, जो कि हमारी राजनीति पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं वो लोग इस पर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप जमाए रखते हैं दोस्तों। इस प्रकार जो हमारा निर्वाचन आयोग है इसकी मैंने आपको संरचना बता दी है। संरचना के बाद में इसका जो सचिवालय है दोस्तों, इसका सचिवालय नई दिल्ली में है दोस्तों। इसके अलावा अगर इसकी कोई और बात करूं, जो बात आपके सामने मेरे को प्रस्तुत करना अनिवार्य है वो ये है दोस्तों, हमारा जो निर्वाचन आयोग है ये हमेशा नए परिवर्तन लाता रहता है दोस्तों। टेक्निक के हिसाब से नए पहले दोस्तों आपको पता होगा, विदित होगा, आपके बुजुर्गों को पता होगा जिन्होंने वोटिंग दी थी 1999 से पहले, 2003 के आम चुनावों से पहले
पहले मशीन नहीं हुआ करती थी और एक पर्ची में वोट डाला जाता था दोस्तों। एक पर्ची बेकायदा एक वो पर्ची बनाई जाती थी, उसके अकॉर्डिंग वोट मिलते थे। लेकिन दोस्तों 1999 ईवीएम मशीन का उपयोग दोस्तों 1999 में 3 राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान इसका उपयोग किया गया था दोस्तों। राजस्थान, दिल्ली और गोवा की जो विधानसभाओं की चुनाव हुई थी 1999 में, उन चुनाव के दौरान ईवीएम मशीन जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहलाती है दोस्तों, इसका पहली बार उपयोग किया गया था। और 2004 के जो आम चुनाव हुए थे, हमारी संसद के चुनाव हुए थे, जिनमें भारत में पहली बार यूपीए गवर्नमेंट जो कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहलाया, उसके द्वारा जो 2004 में चुनाव जीते गए थे, उनमें दोस्तों पूर्णतः आम चुनाव में 2004 में ईवीएम मशीन का उपयोग किया गया। 2004 और 9 में ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया गया। 2014 में भी ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया गया। उसके बाद में फाइनली एक और नया सिस्टम आया, वीवीपीएट दोस्तों, जिसमें क्या होता है कि एक ईवीएम मशीन होती है और ईवीएम मशीन के अंतर्गत जो वोट डाले जाते हैं, उनकी वीवीपीएट नामक एक दूसरी मशीन होती है, उसमें उनकी पर्ची मिल जाती है दोस्तों। ये पता चल जाता है कि आपने किस में वोट डाला है, ये वीवीपीएट की मशीन कहलाती है दोस्तों। और इसका उपयोग पहली बार दोस्तों 2018 के आम चुनाव में किया गया है दोस्तों, 2018 के आम चुनाव में किया गया। इससे पहले यूपी जो विधानसभा चुनाव हुई थी 2017 में, उनमें भी इसका प्रयोग किया गया था दोस्तों, वीवीपीएट। इस प्रकार दोस्तों कभी एक ऐसा जमाना था 1951 में, जब ओनली देश की 17% जनसंख्या साक्षर थी दोस्तों। 1952 में जो हमारा निर्वाचन आयोग है, इसने पहली बार 1950 में बनने के बाद फरवरी मार्च 1952 में पहले आम चुनाव संपन्न करवाए। आम चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव संपन्न करवाए दोस्तों। उन आम और विधानसभा चुनाव के दौरान ही पहली बार इन्होंने कितनी प्रतिशत वोटिंग करवाई दोस्तों? 51% वोटिंग करवाई दोस्तों। जबकि उस समय की भारत की जो जनसंख्या साक्षर थी, उसका प्रतिशत ओनली 17% था दोस्तों। तो आप सोच सकते हो कि उस समय भारत में जो आजाद भारत था, उसमें लोकतंत्र के प्रति क्या अभिरुचि थी, कितनी अच्छी रुचि थी। उसमें भी 51% लोगों ने वोटिंग करवाई थी दोस्तों। आजकल कभी कभी ऐसा, और इसका मतलब ये था कि लोकतंत्र के प्रति हमारी जनता एक कुशल जनता है, इसलिए हमारी जनता ने भाग लिया था 51% ने, जबकि हमारी साक्षरता सिर्फ और सिर्फ 17% थी दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो भारत में पहली बार चुनाव हो ही गए दोस्तों। 1952 से लेकर के 1978 तक लगातार सभी राज्यों की विधानसभा और देश की जो संसद थी, उसका एक साथ चुनाव होता था दोस्तों। जो सिस्टम कहीं ना कहीं एक अच्छा सिस्टम था। सारा जो चुनावी भार होता था वो कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा एक साथ खर्च कर दिया जाता था और फिर 5 साल तक वह गवर्नमेंट स्थायी रूप से कार्य करती थी। तो दोस्तों वो जमाना अच्छा था। लेकिन आजकल क्या होता है, हर वर्ष कोई ना कोई राज्य में इलेक्शन होते हैं और उन इलेक्शनों की वजह से हमारी सेंट्रल में स्थापित गवर्नमेंट हमेशा विस्थापित होती रहती है। वो कभी किसी राज्य में प्रचार करती है तो कभी कुछ और करती है। तो ये जो अभी पिछले साल एक नया फंडा आया था दोस्तों, और मोदी ने कहा भी था कि एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे पूरे देश में। हो सकता है 2024 तक ऐसा कोई सिस्टम आ जाए जिसमें आम चुनाव और विधानसभा चुनाव सारे एक साथ हो जाए। अगर ऐसा हो जाए दोस्तों तो बहुत अच्छा हो सकता है, हमारे हित में हो सकता है। क्योंकि सरकार जो भी बनेगी, सत्ता में जो भी पार्टी आएगी, वो पार्टी फिर 5 साल तक अपने हिसाब से अच्छे कार्य करती रहे, चुनाव में ध्यान भटकता नहीं रही उसका, और वह हमेशा अपने कार्य की ओर अग्रसित रहे। इसलिए जो आम चुनाव और जो विधानसभा चुनाव पहले 1951 से लेकर के 1977 तक एक साथ हुआ करते थे, ठीक उसी प्रकार का फंडा वापस लाया जाए दोस्तों। मैं भी इसका समर्थक हूं। इसके बाद के अलावा और बात बताऊं आपको तो दोस्तों, चुनाव में जागरूकता फैलाने के लिए 2009 से एक सिस्टम आया है दोस्तों। कुछ नारे भी बोले जाते हैं जिसमें समावेशी गुणात्मक भागीदारी, एक नारा तो ये होता है समावेशी गुणात्मक भागीदारी। समावेशी का पता होगा दोस्तों आपको। समावेशी का मतलब होता है ऐसी विचारधारा या ऐसा लोकतंत्र या ऐसा संगठन जिसमें सभी की भागीदारी समान रूप से हो दोस्तों। और ये मतदान जो हम देते हैं, इसमें एक समावेशी धारा होनी चाहिए दोस्तों। सभी का समान रूप से भाग लिया जाना चाहिए दोस्तों। चाहे आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, चाहे मत हो, आप अपने स्तर पर समावेशी भूमिका निभाते हुए दोस्तों, सभी की समान भूमिका निभाते हुए और गुणात्मक भागीदारी निभाते हुए आपको मतदान करने का अधिकार है दोस्तों। ये मतदाता दिवस सिर्फ इसीलिए मनाया जाता है कि सभी लोग मतदान में भाग लेकर अपनी भूमिका का निर्वहन करें, चाहे वो किसी पार्टी के समर्थक हो या मत हो दोस्तों। क्योंकि 2014 के आम चुनाव से एक नया ऑप्शन और आ गया, नोटा का ऑप्शन दोस्तों। पार्टियों के चिन्ह के साथ साथ आपको एक अन्य चिन्ह में मिलेगा जिसमें नोटा होगा दोस्तों। और जो नोटा का चिन्ह होता है उसमें भी आप वोट डाल सकते हो। अगर आप हमारी राजनीतिक संगठन, अपनी राजनीतिक संस्था, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उससे अगर आप समर्थक नहीं हो, उसके आप
लोकतंत्र के समर्थक नहीं हो, तो अगर आपको अपनी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार अच्छा नहीं लग रहा है तो आप नोटा में वोट देकर के अपनी जनहित में भागीदारी निभा सकते हो कि आप आपके पॉलिटिकल लीडर से समर्थ नहीं हो, इसलिए आप कहीं भी वोट दें। लेकिन दोस्तों, समावेशी, सभी की समान भूमिका निभाते हुए, गुणात्मक भागीदारी निभाते हुए वोट देने का अधिकार सबको प्रदान किया गया है दोस्तों। इसलिए हमारा देश में मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। इसके अलावा किसी भी मतदाता को नहीं छोड़ा जाए, किसी भी मतदाता को नहीं छोड़ा जा सकता, यह भी नारा दिया गया है दोस्तों। तो किसी भी मतदाता को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि मतदान एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोकतंत्र के ढांचे को बनाए रखती है दोस्तों। और लोकतंत्र की आपने परिभाषा पढ़ी होगी कि जनता के द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है दोस्तों। अगर मतदान में जनता ही भागीदारी नहीं लेगी तो जो पॉलिटिकल लीडर आपके ऊपर शासन कर रहा है उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों, इस मतदान दिवस के अवसर पर मैं आपको अंत में यही कहना चाहूंगा दोस्तों, जो समय पर चुनावी सुधार होते हैं उन समस्त चुनाव सुधारों में आप भाग ले और अधिक से अधिक मतदान करें दोस्तों। अब अंत में आपको एक चीज और बताऊं, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 324 है जो कि राज्य की विधानसभाओं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। इसके अलावा एक राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है दोस्तों, जो राज्य की जो ग्राम पंचायत संगठन जो कि स्थानीय शासन होता है और एक नगर पालिका का जो शासन होता है, इन दोनों का चुनाव करवाता है दोस्तों। स्थानीय शासन जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है दोस्तों, जिसका उद्घाटन तो 1959 में 2 अक्टूबर को नेहरू ने किया था, लेकिन संवैधानिक संस्था इसको 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था दोस्तों। अनुच्छेद 243 में इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों। उसी के तहत राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है और राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य सिर्फ स्थानीय सुशासन पंचायती राज का जो चुनाव संपन्न करवाता है दोस्तों। स्थानीय शासन पंचायत स्तर पंचायती राज और नगरीय स्तर नगरीय स्थानीय सुशासन का चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। और अंत में यही कहना चाहूंगा दोस्तों, जो मतदान दिवस है इसके अवसर पर आप सभी से यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, कोई भी मतदान किसी भी देश के किसी भी राज्य में या किसी भी आपके गांव में कहीं पर भी कोई मतदान होता है, आपको जरूर भागीदारी निभाई जानी चाहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।